गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए एक पोयम है, इस पोयम का नाम है होप इज अ थिंग विद फीदर्स। ठीक है, वैसे इसका देखिए होप एक ऐसी चीज है जिसके पंख होते हैं। ठीक, ये पोयम का कुछ सेंस निकलता है। होप को एक बर्ड से कंपेयर किया गया है। इस पोयम के राइटर कौन है? एमिली डिकिंसन है इस पोयम के राइटर हैं, ये फीमेल हैं। तो होप इज अ थिंग विद फीदर्स ये पोयम है, इसकी राइटर कौन है? एमिली डिकिंसन है। अब देखिए एमिली डिकिंसन के बारे में देखते हैं। अबाउट एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन वाज एन अमेरिकन पोएट। एमिली डिकिंसन एक जो है ये अमेरिकन पोएट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, ये अमेरिकन पोएट हैं। और she was a prolific poet, but less than a dozen of her nearly 1800 poems were published during her lifetime। देखिए एमिली डिकिंसन को एक प्रोलिफिक पोएट के रूप में कंसीडर किया जाता है। प्रोलिफिक पोएट मीन्स होता है कि एक जो सक्सेसफुल पोएट, एक सफल पोएट के रूप में, सफल कवि के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। ये सफल कवि थी, बट लेस देन अ डजन ऑफ हर नियरली 1800 पोएम्स। लेकिन इन्होंने जैसा कि 1800 पोएम्स लिखा था, 1800 कविता लिखी थी, उनमें से डजन लगभग 10 से 12 कविता तक ही पब्लिश हो पाई, है ना, इनके लाइफ टाइम में। वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम में बाकी सारी वर्क, बाकी सारी पोएम्स इनके मरने के बाद पब्लिश हुई। ठीक, तो देखिए 2 पॉइंट से क्लियर है। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी, ये एक प्रोलिफिक पोएट थी, लेकिन केवल डजन पोएम्स ही, मतलब लगभग 12 कविताएं ही पब्लिश हो पाई इनकी 1800 कविताओं में से इनकी लाइफ टाइम के दौरान। बाकी सारी पोस्टमसली पब्लिश हुई मरने के बाद। डिकिंसन्स पोएम्स आर यूनिक फॉर द एरा। देखिए डिकिंसन्स की जो कविताएं होती हैं वो शताब्दियों से, युगों से जो है बहुत यूनिक होती हैं। ठीक, इन विच सी रोट दे हैव शॉर्ट। इनमें जो भी लिखती हैं इनकी कविताएं शॉर्ट होती हैं। ठीक है, इनकी कविताएं कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट लाइन्स लिए रहती हैं। यूजुअली डिड नॉट हैव टाइटल्स, और जनरली इनकी कविताओं का कोई टाइटल्स नहीं होता है। फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल कंसीडर किया जाता है। एंड यूज्ड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। और ये एमिली डिकिंसन अपनी कविताओं में अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का यूज कर देती है। मीन्स देखिए अनकन्वेंशनल मीन्स होता है अपरंपरागत, मतलब कहीं भी किसी भी लेटर को कैपिटल कर दे रही हैं, कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का साइन लगा दे रही हैं, तो ये कन्वेंशनली नहीं बल्कि अनकन्वेंशनली कैपिटलाइज करती थी और पंक्चुएशन का यूज करती थी। मैनी ऑफ हर पोएम्स डील्स विद, इनकी अधिकांश पोएम जो हैं थीम्स ऑफ डेथ और इमोर्टेलिटी के थीम से जो है डील करता है ना। इनकी अधिकांश पोएम का जो थीम्स होता है वो डेथ होता है और इमोर्टेलिटी होता है, मृत्यु और अमरतापन से होता है। इनकी जो है अधिकांश पोएम्स जो हैं डेथ और इमोर्टेलिटी के थीम से डील करती हैं। इसके बाद में ये देखिए पोएम का टेक्स्ट है, ये पहला, ये फर्स्ट स्टेंजा है। देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा है, होप इज द थिंग विद, होप इज द थिंग्स विद फीदर्स। मतलब होप ऐसी चीज का नाम है, होप ऐसी चिड़िया है, यहाँ पर बताया गया है जिसके पंख होते हैं। डेड परचेज इन द सोल, जो कि सोल में वास करती है, निवास करती है, रहती है ना, हर इंसान में रहती है होप। एंड थिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और ये गाना गाती है ना, ट्यून्स को गाती है बिना वर्ड्स के, ये गुनगुनाती है। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और बिल्कुल भी कभी नहीं रुकती है। यहाँ परचेज मीन्स होगा बसेरा करना, फ्लाइज एंड सिट डाउन। ठीक, अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो एमिली डिकिंसन रीडिफाइंस होप इन दिस पोएम, है ना। इस पोएम में एमिली डिकिंसन होप को रीडिफाइन करती हैं, होप को बताती हैं। शी विजुअलाइज होप एज अ लिविंग, और एमिली डिकिंसन
ये जो है होप को एक लिविंग के रूप में विजुअलाइज करती हैं, होप को एक लिविंग एंटिटी के रूप में विजुअलाइज करती हैं, होप को एक लिविंग एंटिटी के रूप में विजुअलाइज करती हैं एंड नॉट एन abstract एंटिटी, और इसको एक abstract एंटिटी नहीं मानती हैं बल्कि होप को एक लिविंग थिंग्स के रूप में विजुअलाइज करती हैं। द फीलिंग ऑफ होप रिसाइड्स इन द मैन्स माइंड, और वो कहती हैं कि ये जो उम्मीद होती है, उम्मीद की फीलिंग होती है, जो होप की फीलिंग होती है, ये इंसान के दिमाग में बसता है, इंसान के दिमाग में रहता है। डेट अफेक्ट्स इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अफेक्ट करता है। होप इज ह्यूमनाइज्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में होप को ह्यूमनाइज किया गया है, एक ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया गया है ना, पोएम के इस सेक्शन में। इट इज कंपेयर्ड टू अ बर्ड, होप को एक बर्ड से कंपेयर किया गया है, सिंगिंग कॉन्टिन्यूसली इन मैन्स माइंड, जो कि इंसान के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली सिंग करती रहती है, गाती रहती है। इट इज अ टिपिकल सॉन्ग ऑफ द बर्ड, ये जो है, ये जो बर्ड सॉन्ग गाती है, ये बर्ड का एक टिपिकल सॉन्ग होता है। सेम्स टू हैव नो एंड, और ये हमेशा गाती रहती है, ये कभी एंड नहीं करती अपने सॉन्ग का। तो ये फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। ये सेकंड स्टेंजा देखें, ये सेकंड स्टेंजा है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म डैट कुड अवेस द लिटिल बर्ड डैट केप्ट सो मेनी वार्म। देखिए, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल, अब यहाँ गेल का मतलब होता है एक तरह से समुद्री तूफान, ठीक है, प्रचंड वायु होता है। तो ये जो है एक समुद्री तूफान या प्रचंड वायु या तूफानीदार हवाओं में भी इसकी मधुर आवाज सुन सकते हैं, है ना, सुना जा सकता है, सुना जाता है। एंड शोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफान जो है कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, भले ही बहुत ज़्यादा टेरिबल हो, जो शोर होता है बहुत ज़्यादा, तूफान बहुत ज़्यादा भयानक तूफान हो, डरावना वाला तूफान हो, उसमें भी इसको सुना जा सकता है। डैट कुड अवेस द लिटिल बर्ड डैट केप्ट सो मेनी वार्म। देखिए, अगर इस बर्ड को रोका जा सकता है, इस बर्ड को रोका जा सकता है, तो वो केवल है कि एक भयानक, बहुत ही ज़्यादा भयानक तूफान इसके सिंगिंग को, इस बर्ड के जो ये सॉन्ग कंटिन्यूसली गाती रहती है, उसको रोका जा सकता है। डैट केप्ट सो मेनी वार्म, और ये जो है बहुत ज़्यादा वार्म रखता है, मीन्स इसके रहते लोग जो हैं एक गर्मजोशी प्रवृत्ति के रहते हैं, मीन्स एक इनकरेजफुल रहते हैं। मीन्स इंसान होप यानी कि उम्मीद को तभी त्यागता है जब वो पूरी तरह से एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर डायलेमा में, दुविधा में फंस जाता है, तभी इसको तभी इस बर्ड को रोका जा सकता है। नहीं तो होप कितना भी तूफान हो, हर तूफान में होप की मधुर आवाज़ को सुना जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक नेचुरल हजर्डस आ जाए, नेचुरल आपदा आ जाए, तब वहाँ पर इसको रोका जा सकता है। ठीक, जैसे अब यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है। गेल मीन्स होगा अ स्टॉर्म एट सी, शोर मीन्स हार्श या टेरिबल, अबेस मीन्स डिस्टर्ब, अपसेट या एम्बैरेस, और मेक इट फील असेम्ड। अब देखिए सेकंड टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन, द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड सूथ्स द माइंड इन क्राइसिस। देखिए, इस बर्ड का, होप रूपी इस बर्ड का जो सॉन्ग है, वो क्राइसिस का मतलब होता है कि संकट में भी, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन में भी इंसान के दिमाग में जो है होप की उम्मीद बनी रहती है। होप की उम्मीद ही इंसान के दिमाग को शांत करता है, इंसान के दिमाग को शांत रखता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दिस मेलोडियस सॉन्ग प्रिपेयर्स अ पर्सन टू इनकाउंटर द स्ट्रेसेस। इसके अतिरिक्त ये जो है मेलोडियस सॉन्ग, ये मधुर सॉन्ग है, एक इंसान को प्रिपेयर करता है कि वो किसी भी स्ट्रेसेस या स्ट्रेंस, लाइफ के किसी भी तनाव, चाहे वो तनाव फिजिकली, मेंटली या बहुत ज़्यादा तनाव हो, उन सारे तनाव को वो इनकाउंटर मीन्स फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। ओनली द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म कैन प्रिवेंट द स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड फॉर बीइंग हर्ड।
केवल जो है बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म ही इस बर्ड को स्वीटेस्ट सॉन्ग गाने से रोक सकता है। बहुत ज़्यादा अगर वो वायलेंट स्टॉर्म है तो बहुत ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म से ही इस बर्ड की आवाज़ को सुना नहीं जा सकता है, अर्थात इस बर्ड के स्वीटेस्ट सॉन्ग को रोका जा सकता है। इट कैन बी साइलेंस्ड बाय द नेशनल फ्यूरी ओनली। अगर इसको साइलेंस करना है, इसको शांत करना है तो वो नेचुरल फ्यूरी के द्वारा, नेचुरल फ्यूरी का मतलब होता है कि प्राकृतिक प्रकोप के ही माध्यम से इसको शांत किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। इट मीन्स इसका मतलब ये है डेट द होप कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बाय द सोरेस्ट मिसफॉर्चून, कि होप को फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है, होप को डिस्टर्ब किया जा सकता है, वो भी कुछ जो है इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करके एक नेचुरल फ्यूरी के माध्यम से, एक जो है प्राकृतिक प्रकोप के ही माध्यम से होप को डिस्टर्ब किया जा सकता है, फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। द साइलेंसिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द बर्ड, इस बर्ड के वॉइस को शांत करने का मतलब ये है वुड डिनाई द प्लेजर ऑफ द स्वीटेस्ट सॉन्ग, कि इस बर्ड के स्वीटेस्ट सॉन्ग की जो प्लेजर है, स्वीटेस्ट सॉन्ग का प्लेजर है, उसको जो है मना कर देना है। विच यूज टू कंफर्ट मेनी हार्ट इन द पास्ट, और इस बर्ड के रहते हुए, इस बर्ड के सॉन्ग से, इस बर्ड के मेलोडियस सॉन्ग के माध्यम से पास्ट में, पास्ट की चीज़ों को जो सोच कर लोग परेशान होते हैं, उसमें भी वो अपने आप को हैप्पी या कंफर्ट जोन में फील करवा सकते हैं या खुश रह सकते हैं। आई हैव, अब नेक्स्ट फाइनल स्टेंजा देखिए इस पोएम का। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सी, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी आई आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। देखिए, मैंने इस होप रूपी बर्ड के मेलोडियस सॉन्ग को चिलेस्ट लैंड में भी सुना है, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है ठंडे प्रदेशों में भी सुना है, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और एक अजनबी समुद्र में भी सुना हूँ इसको। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, यद्यपि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम में भी ये जो है अपने सॉन्ग को गाना, अपने मेलोडियस सॉन्ग को बंद नहीं करती है। आई आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, और इसने मुझसे कभी मतलब अपने बदले में, ये हमेशा मेरे साथ, हमारे दुख सुख हमेशा मेरे साथ रही है, लेकिन इसने कभी भी इसके बदले में एक तिनका तक, एक जो है पीस भी नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ इसने मुझसे रिटर्न में नहीं मांगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हमेशा रहे हैं, तुम मुझे ये दो। तो ये ऐसा एमिली डिकिंसन बता रही है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेंजा का ये जो है आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। द स्पीकर फाइंड्स नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड दिस सॉन्ग इन द पास्ट। देखिए, स्पीकर को ऐसी जगह है की खोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जहाँ पर वो पास्ट में इस बर्ड के सॉन्ग को सुना करती थी या सुन चुकी थी, उसको खोजने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी पहचान करने में। ही हैड हर्ड दिस सॉन्ग इन द आइसलैंड, यद्यपि उसने इसके इस होप रूपी बर्ड के मेलोडियस सॉन्ग को एक आइसलैंड, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेश है, वहाँ पर भी सुना है, एंड ऑन द मिस्टीरियस सीज, और एक रहस्यमय समुद्र के आसपास भी इन्होंने सुना है इसको। इट स्टूड बाई हिम थ्रू थिक एंड थिन टू फेस मैनी ऑड्स इन हिज लाइफ, और ये जो है हमेशा लाइफ में जो भी क्राइसिस होती हैं, जो भी ऑड सिचुएशन होती हैं, डिफिकल्टीज टाइम होती हैं, उसमें भी ये उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये होप रूपी बर्ड हमेशा साथ में रही है। द पोएट प्रेजेस द बर्ड, पोएट इस ये जो कवि हैं एमिली डिकिंसन हैं, इस बर्ड की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर इट्स सेल्फलेस सपोर्ट टू हिम इन अ फिक्स, की वो जो है एक सेल्फलेसनेस नेचर से जो है उस पोइट के साथ हमेशा रही है और उसको इनकरेज करती है, बदले में कुछ भी नहीं लिया। स्ट्रेंजली इनफ द बर्ड हैज नेवर डिमांड एनी क्रम्स इन रिटर्न, ये सब तो ठीक है, इस होप रूपी बर्ड ने कभी रिटर्न में कोई चीज़ मांगा भी नहीं। फॉर हेल्पिंग हिम इन डिफ़िकल्टीज, ये भी नहीं कहा कि हाँ तुमने मुझे मेरी डिफ़िकल्टीज में हेल्प किया तो मुझे तुम उसके बदले ये चीज़ दो, किसी भी चीज़ की डिमांड भी इन्होंने नहीं किया।
It shows that the man is selfish, but the bird is selfless in interacting with human beings. मतलब ये शो करता है कि मैन जो है सेल्फिश है, लेकिन इस बर्ड ने सेल्फलेस नेचर से जो है ह्यूमन बींग्स के साथ हमेशा रहा है और उसका साथ दिया है। इसके बाद में देखिए समरी, है ना। समरी क्या है? द स्पीकर डिफाइंस होप एज अ फीदर्ड क्रिएचर। स्पीकर ये डिफाइन करता है कि होप रूपी बर्ड को एक जो है पंख रूपी प्राणी से, यानी कि एक बर्ड से कंपेयर करता है, डेट ड्वेल्स इनसाइड द ह्यूमन स्पिरिट। और वो कहती है कि ये जो है ह्यूमन स्पिरिट के अंदर रहती है। दिस फीदरी थिंग सिंग्स अ वर्थलेस ट्यून। ये जो है मतलब फीदरी थिंग, ये जो है चिड़िया रूपी पक्षी, है ना, जिसका नाम होप है, इन्होंने रखा है, ये जो वर्थलेस ट्यून गाती रहती है, नॉट स्टॉपिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी समस्या परेशानी में ये कभी स्टॉप नहीं होती है। इट्स ट्यून साउंड्स बेस्ट व्हेन हर्ड इन फायर्स विंड्स। इसकी ट्यून साउंड्स, इसकी जो ट्यून साउंड्स होती है और ज़्यादा बेस्ट हो जाती है जब ये बहुत ज़्यादा एक जो है फायर्स विंड्स में एक भयानक हवा चलती है, तो ये और ज़्यादा इनकरेज करती है। ओनली एन इनक्रेडिबली सेवियर स्टॉर्म, केवल एक अविश्वसनीय भयानक तूफान ही इसको, इस बर्ड को सिंगिंग करने से रोक सकती है। द होप बर्ड हैज मेड मेनी पीपल फील वार्म। ये होप रूपी बर्ड ने कई सारे लोगों को वार्म रखा है, इनकरेज रखा है। द स्पीकर हैज हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग इन द कोल्डेस्ट प्लेस। स्पीकर ने इस बर्ड के गाने को एक कोल्डेस्ट प्लेस में भी, ठंडे से ठंडे जगह पर भी सुना है, एंड ऑन द वेरेस्ट सीज, और एक अजीब से समुद्र पर भी सुना है। बट इन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसेस, लेकिन स्पीकर के एक्सपीरियंस के माध्यम से, इवन द मोस्ट एक्सट्रीम वंस द बर्ड हैज नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब ये बर्ड जो कि हमेशा जो है उसका साथ दिया, लेकिन रिटर्न में कभी कोई चीज़ नहीं मांगा है। देखिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस, कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है इस पोएम में? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है फिगर ऑफ स्पीच। इट रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये देखिए, ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है अकरिंग क्लोज टुगेदर इन अ रो टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट सच एज एच। जैसे देखिए, हा साउंड है, बी हैव हर्ड इन द चिलेस्ट लैंड, तो यहाँ पर हा, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है ना। वेयर दिस साउंड हैज क्रिएटेड अ म्यूजिकल क्वालिटी इन द लाइन। अच्छा, ये लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है ये म्यूजिकल क्वालिटी को जो है क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए नाम से क्लियर है, कॉन्सोनेंस जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है। जैसे यहाँ टी एच साउंड का रिपीटेशन है, द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए टी एच टी एच, है ना। एंड द साउंड्स ऑफ टी, और यहाँ टी साउंड का रिपीटेशन है, जैसे डैट, यहाँ टी है, कुड, अ बेट, यहाँ टी है, डैट लिटिल बर्ड, इस तरह से, है ना। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द सेम लाइन। एसोनेंस जो है वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, सच एज द साउंड ऑफ आई इन आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। जैसे ई, ये आई है, इसको ई का साउंड बोलते हैं, ई। अब जैसे आई, है ना, है, हर्ड इट, यहाँ ई ई ई, ये देखिए ई ई ई, ये साउंड का रिपीटेशन है। तो एसोनेंस है, आई वोवेल है। मेटाफर, मेटाफर क्या है? देयर इज वन एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोएम। पोएम में एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, मेटाफर है। डिकिंसन हैज कंपेयर्ड होप विद फीदर्स। डिकिंसन ने होप को एक पंख रूपी बर्ड से जो है कंपेयर किया है। इट शोज हाउ इट सॉन्ग्स एंड गिव्स करेज टू द स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। जो सॉन्ग्स को गाती है और एक पर्सन के स्पिरिट को इनकरेज करती है। पर्सोनिफिकेशन, व्हेन एन इमेजिनेट ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर और क्वालिटीज, इट इज पर्सोनिफाइड। देखिए, पर्सोनिफिकेशन तब होता है जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर होप जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको एक बर्ड से कंपेयर किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन इसमें पाया जाता है। इसके बाद में इन द फर्स्ट स्टेंजा डिकिंसन कंसिडर्स होप अ क्रिएचर। फर्स्ट स्टेंजा में डिकिंसन होप को एक क्रिएचर के रूप में कंसीडर करते हैं।
डेट कीप्स प्रेचिंग एंड नेवर स्टॉप्स, जो कि हमेशा शिक्षा देती है और कभी रुकती नहीं, हमेशा इंसान को इनकरेज करती है। इट सिंग्स इट्स साइलेंट सॉन्ग इन द हार्ट्स ऑफ द मेन टू फिल देम विद स्पिरिचुअल पावर, और ये जो है इंसान के हार्ट में सॉन्ग को गाती है, जिससे इंसान जो है स्पिरिचुअली रूप से इनकरेज हो सके। अदर वर्ड में कहें तो सी हैज पर्सोनिफाइड होप इन दिस पोएम। एमिली डिकिंसन ने पोएम में होप को जो है पर्सोनिफाइड किया है। इमेजरी इमेजरी इज यूज्ड टू मेक द रीडर्स परसीव थिंग्स थ्रू फाइव सेंसेस। देखिए, फाइव सेंसेस के थ्रू जो रीडर्स परसीव करता है वो इमेजरी के थ्रू, जैसे इट हेल्प्स देम टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब्ड। ये जो है एक मेंटली में, एक माइंड में एक पिक्चर को क्रिएट करता है और उसी के अनुसार उसका डिस्क्राइब करता है, मीन्स इमेजिनेशन बेस्ड होता है। पोएट हैज यूज्ड इमेजेस फॉर द सेंस ऑफ साइट सच एज बर्ड, फीदर्स, स्टॉर्म, लैंड, सी। अब जैसे पोएट इस पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे इमेजेस का यूज किए हैं, जैसे बर्ड का, फीदर्स का, स्टॉर्म का, लैंड का, सी का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं होप एक ऐसी चिड़िया का नाम है, तुरंत दिमाग में आता है, हाँ पंख होता है उसका, इस तरह से। सिंबल, अब सिंबल भी ये जो है लिटरेरी डिवाइस है। एमली हैज यूज्ड मैनी सिंबल्स टू शो द पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ द होप इन आवर लाइफ्स। देखिए हमारे लाइफ्स पर होप का प्रभाव डालने के लिए जो है ये कई सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। चिलेस्ट सी एंड स्टॉर्म सिम्बलाइज स्ट्रगल्स। अब ये जो चिलेस्ट सी है और स्टॉर्म है, ये स्ट्रगल को सिम्बलाइज करता है कि जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है तो एक होप ही होता है, एक हमारी उम्मीद ही होती है जो हमें जीवित बनाए रखती है। अगर होप ना रहे तो हम लोग टूट जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है, वेयर डज होप रिसाइड। होप कहाँ रहती है? होप रिसाइड्स इन द ह्यूमन सोल ऑफ अ पर्सन। होप जो है एक इंसान के जो है सोल में रहती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। होप इज अ बर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द ट्यून दैट द बर्ड सिंग्स? बर्ड सिंग्स द ट्यून ऑफ स्वीटनेस एंड पॉजिटिविटी। ये होप रूपी बर्ड जो है ये ट्यून ऑफ स्वीटनेस, ये स्वीटनेस ट्यून और पॉजिटिविटी सॉन्ग को गाती है। How does this tune affect its listeners? Which line in the second stanza talks about how the bird makes people feel? The tune makes the listeners never lose. देखिए ये ट्यून बताता है लिसनर को नेबर लूज होप, की होप, आशा को कभी मत त्यागो, आशा बनाए रखो, है ना, देर सबेर तो मिलेगा ही। एंड टू को ऑन इन लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ट्रबल्स, और इसको हर ट्रबल्स में इसको बनाए रखो, हर समस्या में आशा रूपी बर्ड को रखो अपने पास। What is the speaker saying about hope when she says that the bird never stops singing? The speaker is saying that hope is देखिए hope never quits hope कभी नहीं रुकता है। It always goes on without getting sorrowful, ये हमेशा चलता रहता है बिना sorrowful किए हुए, हमेशा encourage करता है। When does the tune sound more comforting to its listeners? तो ये देखिए, ये व्हेन सर्कमस्टांसेस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जब सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, है ना, तब इसका ट्यून साउंड जो है लिसनर्स को कंफर्ट जोन में पहुंचाती हैं। ठीक। इन होप हार्ड टू अपसेट और डिस्टर्ब, विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल अस दैट? यस, होप इज हार्ड टू डिस्टर्ब। होप को डिस्टर्ब करना बहुत ही मुश्किल है। वी कम टू नो फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स that could aways the little bird that kept so many warm. Thank you.